हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, फ्रिक्शन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। यू विल लाइक दिस चैप्टर। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स के बारे में बात करता हूं जो कि रिक्वायर्ड है। इसको कई बार नेसेसरी इविल भी कहा जाता है। फ्रिक्शन जो जरूरतमंद है, और कई बार तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि भैया इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल लेवल पर जब मशीन्स वगैरह काम करती है, तो दो मशीनरी पार्ट्स के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, उसके वजह से हीट डेवलप होती है। उसके वजह से कई सारे कंपोनेंट जो है वो खराब भी हो जाते हैं। तो उस समय उन दोनों सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन कम करने के लिए ल्यूब्रिकेंट या फिर इस टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन कम कर दे। तो फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और कई जगह पर ज़रूरी नहीं भी है। फ्रिक्शन की वजह से ही आज हम लोग चल पाते हैं। कोई किताब है, आपने होल्ड कर दी तो यस वो होल्ड कर पाते हैं। हम पेपर पर जब लिखते हैं तो यस, बिकॉज ऑफ ओनली फ्रिक्शन द थिंग्स आर देयर ऑन द पेपर। जो लिखा जाता है ना, इंक जो है होल्ड की जाती है यहाँ पर। तो फ्रिक्शन कई तरीके से इंपॉर्टेंट भी होगा हमारे लिए। चलिए फ्रिक्शन को यहां पे शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत ऐसी है कि फ्रिक्शन जो है, इसके दो जो पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने ये दो पॉइंट थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने का यहां पर सोचा है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों देख लो यहां पर क्या होगा। शुरुआत में दिया है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रिक्शन डेवलप कैसे होता है उसके बारे में हम सोचते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर दो ऑब्जेक्ट दिखाए हैं। नीचे जो है ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, और ये ऊपर जो है राइट, ये जो है सरफेस होगा और उसके ऊपर मैंने ब्लॉक रख दिया। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों सरफेसेस मुझे स्मूथ दिख रहे हैं। दोनों सरफेसेस मुझे स्मूथ दिख रहे हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से वहां पर आपको सरफेसेस दिखने वाले हैं। तो देखिए, रियल कांटेक्ट और अपेरेंट कांटेक्ट क्या होता है। जो मैं यहां पर देख रहा हूं, इतना पार्ट, ये मेरे लिए लग रहा है कांटेक्ट एरिया है, बट दिस इज नॉट द रियल कांटेक्ट एरिया। मुझे लग रहा है 100% द अपर बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द लोअर बॉडी, दैट आई फील। बट व्हेन वी सी इट इन अ माइक्रोस्कोप तो दिख रहा है वेरी फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट। तो रियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? तो रियल कांटेक्ट एरिया अगर मान के चले तो ये एरिया, इसके साथ में इसको ऐड कर दो, इसके साथ में इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ये हो गया आपका रियल एरिया इन कांटेक्ट। बहुत छोटा एरिया मिल गया। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर हम बात करें तो मुझे लग रहा था ये पूरा के पूरा एरिया कांटेक्ट में है। तो यस, सबसे पहले आप समझ लो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट और अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट वो दिख रहा है, वो है जो हम फील कर रहे हैं कि 100% बॉडी नीचे कांटेक्ट में, जो कि गलत है। और जब माइक्रोस्कोप में देखा तो रियल सेंस में देखा जाए तो वेरी फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट। तो ये हो गया बच्चों यहां पर रियल कांटेक्ट। बस फ्रिक्शन का गेम आपको यहीं पर समझना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो किस तरीके से क्यों ओरिजिनेट होता है वो भी समझ लो। When two bodies are in contact, then the molecules of these two surfaces, इसका एक मॉलिक्यूल मान के चलिए, इसका एक मॉलिक्यूल मान के चलिए, इन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है इंटरैक्शन। और ये जो इंटरैक्शन है बच्चों, ये इंटरैक्शन आप समझ लो, इसी को हम लोग फिलहाल के लिए बता देंगे कोल्ड वेल्डिंग। तो कोल्ड वेल्डिंग मतलब इनके बीच में एक छोटा सा वार्म बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, और उस बॉन्ड की वजह से अभी आगे क्या होने वाला है। अगर मैं कोशिश करता हूं ऊपर की बॉडी को इस तरीके से फोर्स जनरेट करा के दूं ताकि ये ऊपर की बॉडी स्लाइड हो सके, ताकि ये ऊपर की बॉडी स्लाइड हो सके, तो ऊपर की बॉडी स्लाइड करने के लिए मैंने फोर्स दे दिया। तो मेरी कोशिश ये है कि जो ऊपरी पार्टिकल दिख रहा है, जिसको मैं ए नाम दे देता हूं, द पार्टिकल ए विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड राइट। और इनके बीच में तो बॉन्ड तैयार हो गया है, यहां पर मैं इसको बी कंसिडर कर लेता हूं। तो ए और बी, इनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग फॉर्म हो गया है। ए को हम लोग आगे ढकेलने की कोशिश करते हैं, ए को हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे लेके जाए, तो बी जो है बिकॉज ऑफ कोल्ड वेल्डिंग ट्राइंग टू पुल द पॉइंट ए इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन फोर्स जो है किस तरीके से ओरिजिनेटेड हुआ है वो समझ लो। बहुत पुरानी जो स्टोरी थी वो थी हिल्स एंड डाउन्स, हिल्स एंड डाउन्स जो यहां पर दिख रहा है, हिल्स एंड डाउन। तो जब बॉडी स्लाइड होती है तो इंटरलॉक होती है, ये तो सही बात है, इंटरलॉकिंग वाली सिस्टम सही है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पर बात की जाए तो यस, इसका ओरिजिन जो मिला वो मिला एटॉमिक लेवल पर। तो आपको ये समझ रहा है क्या? देख लो, दो ऑब्जेक्ट्स जो है विच आर इन अ कॉन्टैक्ट, दे हैव फॉर्म्ड हियर अ कोल्ड वेल्डिंग। तो मॉलिक्यूल ए बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और मॉलिक्यूल ए और बी इनके बीच का इंटरेक्शन जो है अट्रैक्टिव है। जैसे ही ए मॉलिक्यूल आगे जाने की कोशिश करता है तो बी उसको पीछे खींचता है, क्योंकि बी और ए में दोस्ती हो गई है। ए आगे जा रहा है, बी उसको बोल रहा है रुक जा, ए आगे जा रहा है, बी उसको बोल रहा है रुक जा। ये समझ में आ रहा है? इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, क्योंकि मटेरियल पर डिपेंड है कि ये दो मटेरियल कौन से हैं, तो इन पर इनका बॉन्ड जो होगा वो उस टाइप में डिपेंड होगा कि दो मटेरियल जो है विच आर इन कॉन्टैक्ट कौन कौन से मटेरियल है। तो ए और बीच का जो इंटरेक्शन है समझ लो आप, आपने जैसे ही फोर्स दे दिया ए आगे बढ़ेगा, बी उसको पीछे खींचेगा, दैट इज फ्रिक्शन। तो ए पर अगर बात करें, ए पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। तो दूसरी और चीज आप समझ लीजिए, यहां पर मैंने यहां जो स्टेटमेंट दिया है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसको समझने के लिए मैंने ये दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। तो देखिए ना, ए और बी, ए इज ट्राइंग टू मूव अहेड रिलेटिव टू बी, ए आगे जाने की कोशिश कर रहा है रिलेटिव टू बी। तो रिलेटिव टू बी ए इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गई रिलेटिव मोशन, ये हो गई रिलेटिव मोशन। आपको यह स्टेटमेंट नहीं देना है कि मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। मैंने आगे की स्लाइड में उसका भी एक एग्जांपल ले लिया है कि किस तरीके से फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों दिमाग में ये क्लियरली बात अंडरस्टैंड कर लो, वो चीज क्या है कि ए एंड बी, सो रिलेटिव टू बी ए इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, तो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है ना। अभी ये जो रिलेटिव मोशन है इसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो गया, और फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ फोर्स। तो इसमें बी ए को पीछे खींचने की कोशिश करेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका है। आगे देखिए बच्चों, मैंने जो आपको बताया कि फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो जब हम चलते हैं तो व्हाट एक्चुअली वी डू, हम लोग करते क्या है, हम यहां पर अगर बात करें, यहां अगर बात करें इस पॉइंट की, तो रिलेटिव टू ग्राउंड ये जो शूज है, हम शूज की हेल्प से अर्थ को पीछे ढकेलते हैं। शूज की हेल्प से हम अर्थ को पीछे ढकेलते हैं, मतलब ये शूज का मॉलिक्यूल और ये ग्राउंड का मॉलिक्यूल। तो ग्राउंड के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये शूज का जो मॉलिक्यूल है, तो देखिए हम आगे चलते हैं तो शूज का मॉलिक्यूल जो है, अगर यहां मान लीजिए ना, कैसे समझेगा, अगर यहां पर ऑयल है और आप चलने की कोशिश करते हो तो यू विल स्लाइड, आप नीचे गिर जाओगे। तो स्लाइड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हम चलने की कोशिश करते हो तो ये पैर हमारा पीछे खिसकता है। तो पीछे खिसकता है इसका मतलब क्यों है, क्योंकि चलने के लिए हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम अर्थ को पीछे ढकले। मतलब कंपेयर टू जी द मॉलिक्यूल एस इज ट्राइंग टू मूव, ट्राइंग टू मूव, ट्राइंग टू मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कंपेयर टू रिलेटिव टू जी, एस इज ट्राइंग टू मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जी इस पर फ्रिक्शन डाल देगा आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि अगर एस इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो ग्राउंड उसको उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप करा के देगा। तो इस तरीके से बच्चों देखिए फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। यह दिमाग में क्लियर हो गया है सब, राइट? सबको समझ में आ गया है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन डिटेल। मैं क्यों इतनी सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस पे ध्यान दो। फ्रिक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस छोटे से दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और ये जो कॉन्सेप्ट है यही है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ एक ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है, दो बॉडीज के दो मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, और अभी सोचिए कि जिस पर आपको फ्रिक्शन देना है वो मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लोर पे हम चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, इसका मतलब देखिए शूज, शूज से हम अर्थ को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं।
तो हम अर्थ को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है इसकी, तो ग्राउंड उसको क्या करेगा, अपोज करेगा और रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप करा के दे देगा। चलिए ठीक है। सो इन सम केसेस फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। व्हेन वी वॉक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हीकल एक्सेलरेट ऑन द रफ सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये एग्जांपल भी आगे हमें कवर करना है। चलिए फ्रिक्शन को और डिटेल में समझने के लिए, फ्रिक्शन को और डिटेल में समझने के लिए यहां एक एग्जांपल करा के लेते हैं। ये बच्चों एक साइट होती है फेट, इसमें कई सारे एनिमेशंस होते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें हमें कई सारी चीज़ें समझती है। तो देखिए स्पीड, मासेस, वैल्यूज, और ये सारी मैंने टिक मार्क कर दी है। ठीक है, अभी आपको ध्यान किस पर देना है वो देख लो। मैंने यहां एक बॉक्स ले लिया, क्रेट ले लिया जो कि 50 किलोग्राम वेट है। तो आप एक चीज और समझ लो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड हमें और दूसरी जो पॉइंट है समझना है, वो देख लीजिए क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट और अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो रियल और अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है उसको और दूसरे तरीके से समझना है। तो ऐसे करना पड़ेगा, मान लीजिए ये बुक है, मैंने होल्ड कर दिया, तो आई नो दैट द मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट विद द पाम, है ना। पंजा जो है, हाथ जो होगा यहां पर कांटेक्ट में, तो मैं इसको इजीली खींच सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से दबाता हूं तो होगा क्या, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इन अ कांटेक्ट। देखिए ये मान के चलिए ये 3 ही मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है और ये मॉलिक्यूल कांटेक्ट में नहीं है, तो यहीं पर कांटेक्ट आ रहा है बच्चों। और ग्राउंड जो है, ग्राउंड नॉर्मल भी रिएक्शन देता है ना। तो जो ग्राउंड होगा, क्योंकि ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे भी दबा रहा है ना एक ही टाइम में, तो ये मॉलिक्यूल उसको ऊपर भी ढकेल रहा है, तो ये नॉर्मल जो है ये ग्राउंड ने दे दिया, ये ग्राउंड है मान लो। आपने किसी तरीके से इस ब्लॉक को नीचे प्रेस किया, किसी और ताकत से, किसी और फोर्स से, किसी और पर्पस से, किसी और तरीके से मान लीजिए। तो जैसे मैं इसको ऊपर से नीचे प्रेस करता हूं, तो प्रेस करने के बाद होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स अभी तक कांटेक्ट में नहीं थे वो भी कांटेक्ट में आना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इसको प्रेस कर दिया तो ये मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ गया, तो एक कांटेक्ट बढ़ चुका है। देखिए जितने कांटेक्ट बढ़ेंगे उतना कांटेक्ट फोर्स और बढ़ेगा। और आपने उसको प्रेस कर दिया तो मान लो यहां कहीं पे, यहां कहीं पे और कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट हो गया, आपने उसको वापस से और प्रेस करना है। तो जितने बच्चों देखिए जितने कांटेक्ट बढ़ेंगे उतना नॉर्मल फोर्स बढ़ने वाला है। या सिंपल एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर में कहीं भी, आपने इसको होल्ड करके रख दिया, आप किसी को बोलो इसको खींचने के लिए, इजीली खींचा जाएगा। आप इस पर इस तरीके से आप फोर्स लगा दो, फोर्स ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, किसी को बोलो इसको खींचने के लिए तो निकल जाएगा। लेकिन और आप जब ताकत लगाते हो और किसी को बोल देते हो कि इसको प्रेस खींचो, इसको खींचने के बाद यस द अदर पर्सन विल फाइंड डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ आपने नॉर्मल को, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कांटेक्ट यहाँ पर लाया है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल का कांटेक्ट बढ़ाया है। जितना कांटेक्ट बढ़ेगा उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, और इट इज सीन दैट जितना नॉर्मल बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ने वाला है। सो फ्रिक्शन हैज समथिंग टू डू विथ नॉर्मल रिएक्शंस। तो हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले यहां पर इसको समझ लेते हैं। अभी यहां रोबोदा हमारे पास है, रोबोदा को बोलेंगे इसको ढकेलना है। आपको कंसंट्रेट करना है बच्चों इन दो नंबर पर। जैसे मैं अप्लाइड फोर्स दिखा रहा हूं दैट इज 32 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी डेवलप हो गया 32, क्योंकि इस ब्लॉक की टेंडेंसी मान लो राइट में जाने की है, तो ग्राउंड सरफेस और इस बॉक्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हो गए, तो देखिए ब्लॉक अगर आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। तो जैसे मैं बच्चों फोर्स बढ़ा रहा हूं फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन की एक और स्पेशलिटी समझ में आ गई है। फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर रहा है, कहां तक एडजस्ट करेगा ये दूसरा सवाल। फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर रहा है लेकिन कहां तक एडजस्ट करेगा,
तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहले इन दोनों सरफेसेस के बीच के कितने पॉइंट्स कांटेक्ट में आए, मतलब रियल कांटेक्ट बढ़ गया है। तो जितना रियल कांटेक्ट बढ़ेगा उतना आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा। अभी दूसरी चीज समझ लो, ये एक चीज देख लो, ये तो समझ में आ रहा है, जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के लिए कहीं ना कहीं एक मोमेंट पर आपको आके रुकना पड़ेगा, जहां पर देखो बच्चों क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन और फोर्स इन दोनों के बीच का रिलेशन इक्वल है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां के बाद फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ना बंद हो जाएगा। और आपने कुछ नोटिस किया है, फ्रिक्शनल फोर्स घट चुका है, फ्रिक्शनल फोर्स घट चुका है, 94 पर आ गया। अगर नोटिस नहीं किया होगा तो वापस एक बार नोटिस कर लो बच्चों। देखिए यहां पर, सॉरी, चलिए देखिए इसमें, देखिए कहां तक एक एक नंबर एक हम लोग नोटिस करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है 125 न्यूटन तक ये चीज बढ़ी थी। तो हाँ देखिए 80 है, 91, 86, चलो 89, 92, हाँ 100, 109, 117। बच्चों देखो यहां पर 125 के करीब कुछ नंबर आएगा। हाँ, तो 126 तक नंबर था। उसके बाद में बच्चों देखो क्या हुआ, ऐसा देखा गया है कि मैं अप्लाइड फोर्स 125 न्यूटन तक दे रहा हूं तो फ्रिक्शन भी 125 तक बढ़ा। मैंने फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को 125 तक बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी 125 तक बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर वाला फोर्स दिया, बॉडी हैज स्टार्टेड टू मूव। तो दो सरफेसेस कौन से कांटेक्ट में है उस पर भी फ्रिक्शन बेस्ड होगा। तो यहां एक चीज समझ में आ रही है, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इसको एक लिमिट है। फ्रिक्शन हैज रीच टू मैक्सिमम वैल्यू, जैसे अप्लाइड फोर्स वाज 125 देन फ्रिक्शन वाज आल्सो 125, वहां पर आके रोक देते हैं। अभी फ्रिक्शन की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, फ्रिक्शन इसके ऊपर बढ़ेगा नहीं, फ्रिक्शन उसके ऊपर वैल्यू खुद की एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन वैल्यू जो है वो उतनी ही रहनी चाहिए थी एक तो, बट द बॉडी हैज स्टार्टेड टू मूव। अच्छा, मोशन में आने के बाद क्या हो जाता है, तो मोशन में आने के बाद ऐसे होता है कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल आगे जा रहा है और ये नीचे का मॉलिक्यूल है मान लो। तो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो इन दोनों के बीच में तो इंटरेक्शन होना था, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता है कि ये इंटरैक्ट करके इन दोनों के बीच का बॉन्ड और मजबूत करे। तो होता क्या है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इनके बीच में इंटरेक्शन तो हो गया, लेकिन ऑलरेडी ये मोशन में था तो ये आगे निकल जाएगा। मतलब वंस द बॉडी सेट इनटू मोशन, फ्रिक्शन जो है घट जाएगा और घटने के बाद एक फिक्स नंबर यहां पर मिलने वाला है। और जो फिक्स नंबर मिला था, हमें मिला था कुछ 1994 के करीब, है ना। चलिए देखिए, हाँ 94 के करीब। अब अभी अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाओ, आपको समझ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ रहा है। अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाओ, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ रहा है। इस फ्रिक्शनल फोर्स को कह देंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोल देंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मेरे पास तीन चीजें बन रही है। एक जो था जब मैं फोर्स दे रहा हूं फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों वैल्यू सेम बन रही थी, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देंगे। बॉडी अभी तक मूव नहीं हुई है, बॉडी कोशिश कर रही है मूव होने की, लेकिन फिर फोर्स, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ये कहां तक हुआ, एक लिमिट तक पहुंच गए। इस लिमिट के आगे, इस लिमिट के आगे फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाएगा, तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू को हम लोग लिख देंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोल देंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उस फोर्स, अप्लाइड फोर्स उसके आगे बढ़ जाता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एक मैक्सिमम वैल्यू थी फ्रिक्शन की, उसके आगे फ्रिक्शन नहीं बढ़ने वाला। वंस इट सेट इनटू मोशन, द बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। सॉरी, बॉडी पर फोर्स तो अप्लाई कर दिया है, तो फ्रिक्शन जो है बच्चों, फ्रिक्शन जो है, दैट फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट एंड लोअर वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू मिलती है और उस फ्रिक्शन को हमने बोल दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोल दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक संभावना समझ लीजिए, यहां पर हम लोग एक पॉइंट नोट कर देते हैं। एक्चुअल में जब फ्रिक्शन होता है तो हीट भी डेवलप होती है,
और जब हीट डेवलप होती है तो मटेरियल का एक्सपेंशन होता है, और मटेरियल एक्सपांड होने के बाद आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे, इस समय में फ्रिक्शन और बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी चेंज अज्यूम नहीं करना है। टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर अजम्पशन नहीं लेना है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन पर क्या दिक्कत आने वाली है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, इस बच्ची को बिठा देते हैं यहाँ पर। 50 + 40 60 किलोग्राम आ गया। तो देखिए क्या होगा, वेट बढ़ चुका है। तो आपको एक चीज पता है, मैक्सिमम और नीचे के कांटेक्ट फोर्स बढ़ने वाले हैं। तो कांटेक्ट फोर्स बढ़ गए तो कांटेक्ट फोर्स बढ़ने की वजह से नॉर्मल भी बढ़ जाएगा, नॉर्मल भी बढ़ जाएगा। नॉर्मल बढ़ गया तो अभी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए, रोबोट भाई साहब किधर चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, वापस ला देते हैं, इसको बिठा देते हैं। चलिए, अभी देखिए जब 125 का लिमिट था, अभी देखिए क्या हो गया, 125 भी क्रॉस हो चुका है, 143 है ना। ये मुझे लगता है कुछ 225 तक जाएगा, ऐसे लग रहा है ना। यस, 224 225 तक गया। उसके बाद में वापस देख लीजिए, दोनों साइड में देखिए, देखिए दोनों साइड में अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों सेम है। ये कहां तक सेम है बच्चों, कहीं 224 तक सही चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन, हाँ 225 आ गया, ऑल ऑफ सडन उसके बाद फ्रिक्शन घटकर 169 हो गया, फ्रिक्शन घटकर 169। अभी ये भी बढ़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ऊपर वाली क्या चीज है, वो भी फ्रिक्शन है, वो आएगा, हम डिस्कस करने वाले उसको भी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन आ गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अभी ये समझ में आ गया है। तो इस पर बनाते हैं ग्राफ। हमें एक चीज तो समझ में आ चुकी है, जैसे ही हम लोग अप्लाइड फोर्स बढ़ाने वाले हैं, फ्रिक्शन बढ़ने वाला है। ये कब तक चलेगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आने तक चलेगा। तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली और इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों इक्वल है। तो 45 डिग्री से एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, 45 डिग्री से यहां पर स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ये 45 डिग्री आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री से। ये अप्लाइड फोर्स है आपके साथ, कैपिटल है, और ये जो होगा बच्चों, ये फ्रिक्शन होगा, स्मॉल एफ। अच्छा, तो ये क्या चीज चल रही है, ये स्टैटिक चल रही है। हम लोग इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, एफएस। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कोई भी नंबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले वाले कोई भी नंबर, जिसमें आपको समझना है कि ये लाइन में ये चीज समझना है, आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होगा, जितना फोर्स अप्लाई उतना ही फ्रिक्शन। तो सबसे बेटर तरीका तो ये होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कैलकुलेशन पहले कर लो, ताकि हमें समझ में आ जाए कि भैया ये फ्रिक्शन जो है इन दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन है, इतना ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहां जैसे ही हम लोग मैक्सिमम तक पहुंच चुके थे यहां पर, तो इसको बोल देंगे हम लोग एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर एफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो पॉइंट होगा, ये फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको बोल देंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद में अगर आप बात करो तो यस, फ्रिक्शन ऑल ऑफ सडनली डिक्रीज हो गया, ये हो गया बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, आप जितना भी अप्लाइड फोर्स दे दो तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हर समय कितनी है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए ये दो हो गए। एक बार आपको पता चल जाए कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बाउंड्री कंडीशन है। आपको अभी पता चल गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गए, तो उसके बाद में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो यस, बॉडी विल स्टार्ट टू मूव और फ्रिक्शन घट जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले अगर बात करें तो बॉडी मोशन में आने वाली नहीं है। इसमें क्या होगा, रिलेटिवली मोशन में आने वाली नहीं है। उसमें क्या होगा, आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों के दोनों इक्वल ही आने वाले हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, नॉर्मल इन डिफरेंट केसेस। क्योंकि फ्रिक्शन को अगर सही ढंग से समझना है, फ्रिक्शन को अगर सही ढंग से समझना है तो सबसे पहले हमें नॉर्मल फोर्स पर काम करना पड़ेगा। देख लो, मान लीजिए मैं यहां पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां बच्चों देखिए नॉर्मल फोर्स क्या है। तो देखिए ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा।
तो इसको मैं mg बोल देता हूँ। और कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। अभी मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो नॉर्मल मस्ट बी बैलेंसिंग mg। तो सबसे पहले इस टाइप की अगर केस देखें, हॉरिजॉन्टल फ्लोर वाली केसेस देखें, तो जिसमें आपको केस मिल जाएगी नॉर्मल इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, नॉर्मल इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ऐसे जरूरी नहीं है, देखिए अभी यहां पर भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मैंने फोर्स लेकिन एक फोर्स स्पेसिफिक एंगल पर दे दिया, फोर्स को तो दे दिया लेकिन एक स्पेसिफिक एंगल पर दे दिया। अभी मैं फोर्स को रिजॉल्व कर देता हूं बच्चों। ये एक फोर्स का कंपोनेंट जो कि F cos थीटा इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश करेगा, और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा F sin थीटा जो कि इस ब्लॉक को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जो कि इस ब्लॉक को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहां पर ये वेट का कंपोनेंट mg तो नीचे है ही है, लेकिन अभी बच्चों नॉर्मल में n डैश लिख देता हूं। क्यों n डैश लिख देता हूं वो समझ लो। यहां मुझे दिख रहा है ये बॉडी पर फोर्स तो काम कर रहा है, बट बॉडी की टेंडेंसी हम लोग मान के चल रहे हैं कि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन में आएगी। तो मुझे एक चीज समझ रही है कि n डैश और F sin थीटा मिलकर यहां पर mg को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक तो वही था, ब्लॉक तो वही था। जैसे इसको कोई ऊपर उठाने वाला फोर्स मिल गया तो थोड़े कांटेक्ट पॉइंट जो थे वो भी तो घट गए होंगे। जितने कांटेक्ट पॉइंट घटेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ पर थोड़ा कम लगेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन कम लगेगा तो कितना लगेगा, तो n डैश इज इक्वल टू बच्चों आ गया mg माइनस F sin थीटा। ये समझ में आ गया। तो यहां नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी घट चुकी है। नॉर्मल यहां पर mg था लेकिन यहां पर mg माइनस F sin थीटा हो गया। ये दूसरी चीज समझ में आ गई है। देखो देखिए फॉर्मूले पर हमको आना है, फ्रिक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला करा के लेना है, लेकिन उससे पहले ये दो चीजें तो आपको समझनी है क्या, देख लो बच्चों। अच्छा इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो सकती है वो भी जान लेते हैं। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, ये अप्लाइड फोर्स है तो बच्चों इस पर फ्रिक्शन ये बैक डायरेक्शन में आ गया और इस पर भी फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में आ गया। ये स्टैटिक है काइनेटिक है अभी तक तय नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हम सिर्फ फिलहाल तो बात कर रहे हैं कि नॉर्मल किस तरीके से काम करता है। तो फ्रिक्शन पर भी जैसे इसके पहले वाला ग्राफ था, तो फ्रिक्शन की अगर बात करें तो यस इसके फॉर्मूले अगर निकालना है तो फॉर्मूले भी मैं यहां पर दे देता हूं। देखिए फ्रिक्शन जो है इट इज सीन दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, क्योंकि देखिए जितने कांटेक्ट पॉइंट बढ़ेंगे, जितने कांटेक्ट पॉइंट बढ़ेंगे उतना नॉर्मल बढ़ेगा, और जितने पॉइंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे उतना ही फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई बाय n लिख सकते हैं। तो ये जनरल ऊपरी तौर पर ये फॉर्मूला हो चुका है। लेकिन यहां पर अगर बात करें, देखिए बच्चों यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बात करें तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है। यहां पर देखिए आपको पता है बॉडी मोशन में नहीं है, तो जितना फोर्स अप्लाई कर दिया, जितना फोर्स अप्लाई कर दिया उतना ही आपको फ्रिक्शन मिलने वाला है। बात तो तब होगी जब हम लिमिटिंग तक पहुंच जाए। तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू लिमिटिंग टाइम्स नॉर्मल दे देते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो म्यू जो होगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हो जाएगा बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी म्यू एल क्यों बताया, देखिए नॉर्मल तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल तो है ही उतना ही है। जो एग्जांपल चल रहा था उसमें जो नॉर्मल है वो एग्जांपल है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फोर्स डाल दिया तो नॉर्मल इक्वल टू mg था उस समय। अगर मैं इंक्लाइंड फोर्स दे देता हूं तो अपना नॉर्मल अलग था। तो जो नॉर्मल था वो नॉर्मल तो बन नहीं रहा है। तो देखिए क्या होगा, म्यू एल चेंज हो जाएगा। तो म्यू एल जो होगा एक नंबर आ रहा है यहाँ पर। इस तरीके से जब बॉडी मोशन में आ जाए तो इसमें बात करते हैं, अगर मोशन में आ जाए तो यहां लिख देता हूं बच्चों म्यू के टाइम्स एन। ये आ गया म्यू के टाइम्स एन। म्यू के क्या हो रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो गया लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है, लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको तय क्या करना है समझ लो।
यहां से यहां तक कोई दिक्कत वाली चीज नहीं चल रही है, आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना ही नहीं होता है। आपको यहां से यहां तक जाते समय यही पता करना होता है बॉडी मोशन में नहीं है, तो जितना अप्लाइड है उतना ही फ्रिक्शन बन रहा है। बात तो तब करना है जब हम लोग बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच चुके हैं और ब्लॉक इज ऑन द वे टू स्लाइड, ये मोशन स्टार्ट ही करने वाला है, इसलिए लिमिटिंग पर काम किया जाता है म्यू एल इंटू एन। और एक बार बॉडी मोशन में आ जाए तो दूसरा काइनेटिक पर काम करते हैं, एफ के इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन। ठीक है, ये तो दो फॉर्मूले हो गए। तो इन दो फॉर्मूले में से तो एक चीज तो बहुत ही क्लियरली उभर कर आ रही है बच्चों, वो आ रही है कि मुझे नॉर्मल का सही पता होना चाहिए, मुझे नॉर्मल की वैल्यू सही से पता होनी चाहिए। और यहीं पर काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो नॉर्मल को हर टाइम mg ले लेते हैं। वो ना हो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल यहां पर लाया है कि इस सिचुएशन में ठीक है नॉर्मल इक्वल टू mg, लेकिन इस सिचुएशन में जैसे फोर्स टिल्टेड था तो क्या हो गया, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा में रिजोल्व कर दिया। तो एफ साइन थीटा नॉर्मल को हेल्प कर रहा है, ठीक है, mg के अगेंस्ट में हेल्प कर रहा है, तो यहां पर दिखा दिया मैंने, इक्वल टू mg करा दिया इनको, तो नॉर्मल आ गया mg माइनस एफ साइन थीटा। चलिए और आगे एग्जांपल है, इसमें देखो क्या होता है, ये अप्लाइड फोर्स एफ है और ये बच्चों थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो मैं बोल दूंगा यहां पर ये आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा, तो ये आ गया एफ कॉस थीटा। और देखिए एफ साइन थीटा नीचे आ गया, यहां पर नॉर्मल जो है वो एन डैश लिख देता हूं। और देखिए बच्चों ये mg था, एन डबल डैश क्या लिखना है आपको लिख दो, एन डबल डैश। तो होगा क्या, एन डबल डैश ये ऊपर है और नीचे की डायरेक्शन में mg भी है और एफ साइन थीटा भी है। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा, जैसे एफ साइन थीटा ने और एक एडिशनल फोर्स mg के हेल्प में दे दिया, तो mg की वजह से कई सारे पॉइंट्स कांटेक्ट में आ चुके थे, लेकिन एफ साइन थीटा ने और कुछ पॉइंट को कांटेक्ट में ला दिया होगा, तो इसी वजह से ज्यादा कांटेक्ट ज्यादा नॉर्मल आ गया। तो ये नॉर्मल की वैल्यू यहां पर अलग है बच्चों। फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल आने वाले हैं, यहां पे थीटा इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, है ना, एंगल थीटा। तो ये जो है इसका जो वेट होगा वो mg होगा, और अगर इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूं दो पार्ट्स में, ये थीटा आ गया बच्चों, तो यह आ जाएगा mg cos थीटा और यह आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, इस पर फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। ऊपर भी अगर आपको फ्रिक्शन देना है तो एफ कॉस थीटा इसको ब्लॉक को आगे ढकलने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में काम करेगा। चलिए हम लोगों का मेन टारगेट मेन मोटिव क्या है, तो मेन मोटिव तो फिलहाल जो बन रहा है वही बन रहा है बच्चों कि नॉर्मल क्या आ जाए। तो चलिए यहां पर नॉर्मल दे देता हूं। यहां अगर बात करें तो ये नॉर्मल mg cos थीटा के अपोज में दिख रहा है, तो इस केस में नॉर्मल विल बी mg cos थीटा, नॉर्मल विल बी mg cos थीटा। तो ये एग्जांपल्स बहुत जरूरी है समझना, और एक बार समझ में आ गए तो फिर ये चैप्टर जितना आसान है उतना कोई चैप्टर ना हो, है ना। ठीक है आगे जाते हैं। यहां पर मैंने फोर्स दे दिया ऐसे और ये वॉल है, यहां पर एक वॉल है, तो ये जैसे फोर्स आया तो नॉर्मल देखिए, नॉर्मल ये आने वाला है ना, नॉर्मल ये आने वाला है, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये बच्चों नॉर्मल आ गया, इस बॉडी का जो वेट होगा mg नीचे की डायरेक्शन में होगा और ये ब्लॉक नीचे स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर आने वाला है। उसको सॉल्व करने के लिए आगे वाली चीजें आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल यहां पर सेम आ रहे हैं, अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल यहां पर सेम आ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक इस वॉल के अंदर तो नहीं घुस रहा है, तो ये जो फोर्स है इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो जितना फोर्स आ गया उतना यहां पर बच्चों नॉर्मल आ चुका है। ठीक है क्लियर हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस पर बात करते हैं। तो मानिए यहां पर एक ब्लॉक है, तो यहां समझ लो बच्चों,
यहां पर देखिए ये नॉर्मल फोर्स है, इसका वेट जो होगा नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो अब दिखाना है तो दिखा सकते हो mg। मैं इस पर फोर्स डाल रहा हूं F। तो जैसे फोर्स डाल दिया तो इस पर बैक डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फ्रिक्शन को दिखाना कहा है तो यहां दिखाना होता है, ये फ्रिक्शन आ गया बच्चों यहां पर, ये फ्रिक्शन। तो अभी इसी डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं वो देख लो। कि जो ब्लॉक है नॉर्मल मैं यहां दिखा देता हूं ताकि और अच्छे सही तरीके से समझे, नॉर्मल यहां दिखा देता हूं, और जो फ्रिक्शन है बच्चों यहां दिखा देता हूं F। जैसे ही मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा, अभी आपको पता है जैसे फोर्स को बढ़ा दिया फ्रिक्शन बढ़ गया, जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया फ्रिक्शन बढ़ गया, और अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया और फ्रिक्शन बढ़ गया। जितना मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाऊंगा उतना ही फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। तो यहां पर कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात करें तो एक स्पेसिफिक लेवल तक फ्रिक्शन, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा FL तक पहुंच जाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे पास अभी दो कांटेक्ट फोर्सेस है, एक है नॉर्मल और दूसरा जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गए मतलब आपने जो अप्लाइड फोर्स दिया, अप्लाइड फोर्स दिया फ्रिक्शन बढ़ा, अप्लाइड फोर्स दिया फ्रिक्शन बढ़ा, लेकिन एक ऐसा अप्लाइड फोर्स आया है जिस पर फ्रिक्शन की वैल्यू और मैक्सिमम होकर ज्यादा से ज्यादा FL लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच चुकी है। इसके बाद में ये फोर्स आप थोड़ा भी बढ़ाओ तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो ये आ गया बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर। तो अभी देखिए इन दोनों का मैं कर देता हूं वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को मैं R लिख देता हूं, और यहां देखिए इसको लिख देता हूं मैं लैम्बडा, यहां लिख देता हूं लैम्बडा। तो मेरे पास यहां पर जो वेक्टर मिल रहा है, किन वेक्टर्स है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, और इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स R को आप लिख सकते हो रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर। सही है कि नहीं है? एंड FL इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल भी होता है। म्यू टाइम्स नॉर्मल की जगह पर हम बहुत ही स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो म्यू L टाइम्स नॉर्मल हो सकता है। एंड वी नो दैट हियर नॉर्मल इज बैलेंसिंग mg, ये भी चीज आती है। इतना समझ में आ रहा है? तो R की वैल्यू है कितनी, तो R की वैल्यू देखिए, सबसे पहले बात करें अगर लैम्बडा 0 है, लैम्बडा 0 का मतलब क्या हो रहा है, लैम्बडा 0 है इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए नॉर्मल तो पहले से था, नॉर्मल तो पहले से था, लेकिन मान लीजिए अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी कितना है, 0 है, तो फ्रिक्शन नहीं है। तो जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, अप्लाइड फोर्स 0 है, फ्रिक्शन भी 0 है, तो ये नॉर्मल सीधा की सीधा ऊपर आ गया। लैम्बडा जो है दैट इज एंगल मेड बाय दैट रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो देखिए बच्चों रिजल्टेंट कितना आएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ n स्क्वायर, मतलब आ जाएगा n। सो R की वैल्यू आ गई है mg, R की वैल्यू आ चुकी है mg। दूसरी केस, दूसरी केस में मैं ऐसा बात करता हूं कि R की वैल्यू मैक्सिमम लेना है, तो लैम्बडा की वैल्यू में मैक्सिमम डाल देता हूं। मैक्सिमम कितना आने वाला है वो भी सोचते हैं। तो लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम करा देते हैं। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, अभी आप समझ लो ना, बॉडी जैसे मोशन में आना शुरू होने, मोशन में आने ही वाली है, तो उस समय देखिए नॉर्मल का तो वेक्टर है ही, अप्लाइड फोर्स की वजह से फ्रिक्शन भी बढ़ गया। फ्रिक्शन की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जब ये वेक्टर सबसे बड़ा होगा, और उस वेक्टर पर ये रिजल्टेंट यहां आने वाला है। मतलब यही एक सिचुएशन है जब लैम्बडा की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बार बॉडी मोशन में आ गई है तो ये जो वेक्टर है लिमिटिंग से काइनेटिक हो जाएगा, और जैसे ही ये काइनेटिक हो गया ये छोटा हो जाएगा वेक्टर, तो छोटा हो गया तो छोटा हो गया, देखिए ये वेक्टर छोटा हो गया तो इसका रिजल्टेंट भी चेंज होने वाला है। ये अगर छोटा हो जाए तो इसका रिजल्टेंट भी चेंज हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्बडा मैक्स के बात करते हैं, तो यहां पर FL हो जाएगा म्यू L टाइम्स n। तो रिजल्टेंट की वैल्यू बच्चों है रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर, जो कि हो जाएगी रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस म्यू L n इनका स्क्वायर। तो फाइनली n बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस म्यू L स्क्वायर।
कई बार म्यू एल की जगह पर म्यू एस भी दिखेगा, स्टैटिक मैक्सिमम, तो चल सकता है ना। तो यहां ये फॉर्मूला तो आ गया, तो आर को मैं लिख दूंगा आर मैक्स, तो आर मैक्स की और वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू एल स्क्वायर। तो हमें पता क्या करना है, देखिए यहां mg की वैल्यू जो है, mg कैन बी लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू, तो r की वैल्यू एक तो mg भी हुई थी और मैक्सिमम वैल्यू ये कुछ मिल गई है। तो आप अगर बात करो mg लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू mg रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एल स्क्वायर। और एंगल की बात करें, यहां पर एंगल की बात करें तो देखिए tan लैम्बडा इज इक्वल टू, यहां देखिए tan लैम्बडा इज इक्वल टू, तो tan लैम्बडा अपोजिट साइड, बच्चों अपोजिट साइड कितना आ गया, तो ये FL है, तो यही वेक्टर ऊपर जाएगा, तो tan लैम्बडा FL डिवाइडेड बाय, ये हो गया अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड आ गई है n, तो इज इक्वल टू FL तो म्यू एल n था डिवाइडेड बाय n, n कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर tan लैम्बडा इज इक्वल टू आ गया है म्यू एल, या कई बार tan लैम्बडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एस, राइट। तो लैम्बडा की वैल्यू बच्चों देखिए tan इनवर्स म्यू एस आ गई, या फिर लैम्बडा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस की जगह पर म्यू एल लिख सकते हो। तो शुरुआत में देखिए बच्चों क्या हुआ, लैम्बडा की जो वैल्यू थी 0 थी जब फ्रिक्शन नहीं था, तो 0 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा लेस देन इक्वल टू सबसे लास्ट में tan इनवर्स लैम्बडा। तो जो एंगल है लैम्बडा जो बन रहा है, दैट लैम्बडा वैल्यू इज इन बिटवीन 0 टू tan इनवर्स लैम्बडा, और इसी लैम्बडा को बताया जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसी लैम्बडा को बताया जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरा मैथमेटिकल मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूजन कराने के लिए क्वेश्चन में देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, तो हमें एक चीज पता चल गई है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर बताया जाए तो ये वाली चीज चल रही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब उस समय वाली केस लो जब आपकी बॉडी यहां पर स्लाइड होने वाली है, बस उसी को ले लो, ये नंबर तो यहां से इनके बीच में आने वाले हैं, लेकिन बॉडी स्लाइड कर्व करने वाली है, तो उस वैल्यू को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल देंगे। जिस पर ये स्लाइड होने वाली है, समझ लो हर एक वैल्यू को एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोल सकते। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं यहां पर, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलना है, वही एक एंगल जिस समय बॉडी जस्ट स्लाइड होने वाली है। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किन के बीच में है, दो कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये दो कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, हाँ ये दो कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, सॉरी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां पर है, नॉर्मल फोर्स और ये जो फ्रिक्शन दिख रहा है इनका जो रिजल्टेंट है, तो नॉर्मल और रिजल्टेंट जो बन रहा है इनके बीच वाला एंगल कौन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अभी एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो एंगल ऑफ रिपोज को कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे ऐसे मान के चलते हैं, एक सिचुएशन है, ये मोबाइल है ना, ये यहीं पर रखा है, जैसे जैसे मैं यहां पर इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता हूं, यस, एक पर्टिकुलर एंगल पर देखिए, एक पर्टिकुलर एंगल पर ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, यस। तो हम लोग जब इसको टिल्ट कराते हैं इस प्लैंक को, तो एक स्पेसिफिक एंगल पर ही ये स्लाइड क्यों होता है, तो जिस पर्टिकुलर एंगल पर ये स्लाइड होने वाला है उसको हम लोग नोट करने वाले हैं। तो ऐसे मान के चलते हैं स्पेसिफिक एंगल पर ये बॉडी स्लाइड होने वाली है, जस्ट इसकी टेंडेंसी है टू गेट द स्लाइड ऑन दैट वेज। तो जब ये स्लाइड होने वाला है उस समय क्या हुआ होगा, तो देखिए बच्चों इसका जो एक वेट का कंपोनेंट है mg साइन थीटा नीचे काम कर रहा होगा, है ना, mg साइन थीटा नीचे काम कर रहा होगा, दूसरा mg कॉस थीटा यहां काम कर रहा होगा, और ये नॉर्मल होगा, और बच्चों यहां पर ये नीचे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुंच गया होगा। मतलब इस ब्लॉक का अगर बात करें तो ब्लॉक पर नॉर्मल आ रहा, नॉर्मल को कैंसिल करने के लिए mg cos थीटा आ रहा है, और यहां देखिए mg sin थीटा इसको नीचे खींच रहा है और फ्रिक्शन लिमिटिंग तक आ गया है,
इसके बाद अगर आप एंगल बढ़ा देते हो, इसके बाद अगर एंगल बढ़ा देते हो तो बॉडी स्लाइड होगी। तो मैंने यहाँ पर थीटा की जगह पर फाई इस्तेमाल करना है। तो फाई डाल देता हूं बच्चों, फाई कॉस फाई, राइट। तो ये साइन फाई कॉस फाई। बस इस सिचुएशन को अब बात करो आप एम जी साइन फाई, फाई की वैल्यू बढ़ जाए तो साइन फाई बढ़ जाता है और एम जी साइन फाई भी बढ़ेगा, तो खींचने वाला फोर्स बढ़ने वाला है। एक ऐसी पोजीशन पे आप पहुंच चुके हो जब एम जी साइन फाई और फ्रिक्शन इक्वल है। फ्रिक्शन इसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, फ्रिक्शन इसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, फ्रिक्शन यहीं तक आ सकता है, इसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। तो रोकने की पूरी कोशिश कर दी है फ्रिक्शन ने। अभी इसके ऊपर अगर एंगल बढ़ जाए तो बॉडी स्लाइड होना शुरू हो जाती है। बस इसी एक्सट्रीम स्टेज पर काम करना है और हमें यहां पर पता चलेगा कि n इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज राइट नाउ बैलेंस्ड बाय एम जी साइन फाई, या एम जी साइन फाई को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एल टाइम्स नॉर्मल। तो एफ एल की जगह पर मैं लिख देता हूं एम जी साइन फाई इज इक्वल टू म्यू एल, और नॉर्मल की जगह लिख देता हूं एम जी कॉस फाई। एम जी कैंसिल हो गया, तो यहां बच्चों देखिए साइन फाई ये डिवाइडेड बाय कॉस फाई कर देता हूं, इज इक्वल टू आ गया म्यू एल। तो देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू आ गया म्यू एल। तो जो फाई है दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू एल। तो एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? तो एंगल ऑफ रिपोज होता है बच्चों ये फाई वैल्यू, जब बॉडी स्लाइड होने वाली है उस इंक्लाइंड प्लेन पर। और अगर आपको कोई फाई की वैल्यू बता दे कि एंगल ऑफ रिपोज ये चीज है, तो आप tan ऑफ फाई निकाल दो, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा आगे का सम सॉल्व करने के लिए। चलिए, आई होप यहां तक की सिचुएशंस जो है आप समझ पा रहे होगे। ये क्वेश्चन करा देते हैं, इजी क्वेश्चन है, समझ लो और कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम is given velocity of 10 meter per second on a rough horizontal surface with friction coefficient 0.2. Find the magnitude and direction of friction force acting on it. चलिए सबसे पहले इस पर काम करते हैं, फिर आगे वाले पर काम करना शुरू करते हैं। तो यहां कोई एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है जो कि सरफेस पर है। तो इसका सबसे पहले बच्चों देखिए वेट जो होगा वो 2g होगा और ये हो जाएगा नॉर्मल। इस पर इस गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इसको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। मतलब किसी ने शायद ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा दिया, अप्लाई करा दिया। तो देखिए कैसे किसी ने थ्रो कर दिया, तो थ्रो कर दिया तो ऑब्वियस है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं काम कर रहा है। इस पर क्या हो रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन काम करने वाला है। और कौन सा फ्रिक्शन? तो काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया गया, सिर्फ फ्रिक्शन बताया गया। तो जब ऐसे कोई सवाल आता है जिसमें क्लियरली काइनेटिक और स्टैटिक नहीं बताया जाता है, तब आपको दोनों की जगह पर यही इस्तेमाल करते आना चाहिए नंबर। तो ये ब्लॉक आगे जाकर रुकने वाला है। तो सबसे पहले देखिए एफ के कितना, तो एफ के इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा म्यू के टाइम्स एन। तो एफ के इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन, म्यू के है 0.2 और नॉर्मल है यहाँ पर बच्चों एम जी। तो ये 0.2 और m कितना है 2 है, g कितना है 10 है, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। चलिए ठीक है, ये फोर्स आ गया। तो अभी ब्लॉक को खींचने वाला है ना, कहीं पर रोकने वाला फोर्स तो मिल गया है। तो ब्लॉक का रिटार्डेशन कितना आएगा? तो एफ के डिवाइडेड बाय एम, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स आपको मिल गया है 4, मास है 2 किलोग्राम, तो ये आ गया बच्चों 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन लेफ्ट में है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट में, मतलब बॉडी तो राइट में जा रही है, कुछ ऐसे इस तरीके से दिखेगा। बॉडी जो है, बॉडी की इनिशियल स्पीड अभी यहां पर 10 मीटर पर सेकंड दिख रही है, लेकिन बॉडी पर रिटार्डेशन जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। डायरेक्शन वाइज आपको समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस इट विल स्टॉप। तो ये रुकने तो वाला है, यहां पर जाके रुकने वाला है। तो चलिए इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। देयरफॉर v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर इस्तेमाल करें तो फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू 10। और देखिए अभी क्या होगा, u की डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं
तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट काम कर रहा है। तो आपने 1D मोशन में ये पढ़ा है, एक डायरेक्शन आप डिसाइड कर लो पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट वाली हो जाएगी निगेटिव। तो ये आ गया बच्चों माइनस, ए की जगह पर 2 और टी, तो टी मिल गया मुझे 5 सेकेंड। फिर लास्ट कितना है, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल स्टॉप, तो चलो यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस है। यही क्यों करना है, हमें एक चीज पता है कि वो आगे जाकर रुकने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी मुझे बहुत क्लियरली पता है। इसी वजह से देखिए 0 माइनस यहां पर 10 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितना, तो अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं इसको यहां पर माइनस डाल देता हूं, तो -2 और डिस्प्लेसमेंट, तो s इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई ये -4, तो s इज इक्वल टू देखिए 25 मीटर। तो ऐसे आंसर मिलना चाहिए। टाइम 5 सेकंड मिल गया और डिस्प्लेसमेंट कितना मिल चुका है, यहाँ पर हमें 25 मीटर तक मिल चुका है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग एंटायर थिंग्स, आपको ये चीज सारी चीजें समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए बच्चों, हाँ ये एक दूसरा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको समझ लो। बॉडी ऑफ मास m रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ विच इट हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन mu. It is desired to make a body move by applying minimum possible force. ये एक थ्योरम की तरह पर काम करेगा ये क्वेश्चन, ये थ्योरम की तरह पर काम करना है, थ्योरम की तरह इसको समझना है। क्या करना है समझ लो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज टू बी अप्लाइड। ये एक बॉडी है, तो मुझे अगर किसी बॉडी को खींचना है, इजीली खींचना है, तो मेरा एक टारगेट होगा कि उस बॉडी का जो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स को थोड़ा कम करा दिया जाए। तो मैं बॉडी को मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरीके से फोर्स डाल रहा हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। इससे फायदा क्या होगा देख लो, ये मान लीजिए यहां पर नॉर्मल है, तो ये mg होगा, और फ्रिक्शन का ये जो पार्ट है, जो फ्रिक्शन मैंने टिल्टेड डाल दिया है, तो इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट f cos थीटा ब्लॉक को खींचने की कोशिश करेगा, और जो दूसरा होगा f sin थीटा जो कि नॉर्मल की हेल्प करेगा, और फ्रिक्शन जो होगा वो बैक डायरेक्शन में आ गया। ये फ्रिक्शन आ गया। अभी स्टैटिक है काइनेटिक है पता नहीं है, मिनिमम हमें काम करना है, मिनिमम पर हमें काम करना है फोर्स के। तो देखिए क्या होगा, f cos थीटा और यहां पर f डाल दिया मैंने, ठीक है। बॉडी को स्लाइड तो कराना है, तो पहले नॉर्मल, तो नॉर्मल f n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों mg। तो नॉर्मल की वैल्यू मुझे मिल गई है mg माइनस f sin थीटा, ये तो नंबर मुझे मिल चुका है। अभी क्या होगा, बॉडी को अगर मुझे स्लाइड कराना है तो f cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू fl, है ना। तो चलिए, मुझे अगर बॉडी को स्लाइड कराना हो तो मुझे ये चीज पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन fl होगा। बॉडी को मुझे खींचना है, तो ये जो फोर्स है, खींचने वाला फोर्स है, आप इतना तो अग्री करते हो कि खींचने वाला जो फोर्स है वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, या एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए, ताकि बॉडी शुरू हो जाए। सही में समझ में आ रहा है। तो f cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू fl का मीनिंग लिख देता हूं मैं म्यू टाइम्स म्यू एल टाइम्स n। तो म्यू एल लिखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि इसको म्यू बताए, है ना, क्वेश्चन में इसको म्यू बता दिया। तो f cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स n की वैल्यू बच्चों लिख देता हूं मैं, n की वैल्यू लिख देता हूं mg माइनस f sin थीटा। तो f cos थीटा इसको इधर ला देता हूं प्लस म्यू f sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg। ये सही है क्या देख लो, म्यू mg और ये माइनस म्यू f sin थीटा, तो माइनस म्यू f sin थीटा इधर आ गया। तो ये आ गया बच्चों f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg। सो f ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है, ये आ गया। अभी मुझे f को अगर मिनिमम करना है, अगर f को मिनिमम करना है तो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये थोड़ा समझ लो, आपको
टोटल वैल्यू कम करानी है तो डिनोमिनेटर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को कितना बढ़ाए, तो मैथ्स में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एक चीज बताती है, कोई अगर चीज मैक्सिमम हो चुकी है तो उसका डेरिवेटिव आता है 0। ये थीटा पर डिपेंड है। तो देखिए क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, अगर ये चीज मैक्सिमम है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एंगल आना चाहिए 0। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये आ गया बच्चों प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया म्यू कॉस थीटा, तो यह आ गया बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो आपको हर समय ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको एक चीज समझनी है कि मिनिमम फोर्स के बारे में बात पूछा जाए तो मिनिमम के बारे में पूछा जाए तो यस टेन थीटा इक्वल टू म्यू लिखना है। तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू लिखना है, बस इसी एंगल पर इसको खींचना है, इसी एंगल पर इसको खींचना है। तो फोर्स की वैल्यू के बारे में बताया तो देख लीजिए इसको क्या होगा। अभी मैं टेन थीटा का और एक चीज यहां पर लाता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। मैं इसको अगर थीटा लिख देता हूं तो टेन थीटा है म्यू, तो इसी का मतलब है टेन थीटा इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1 भी होता है। मतलब अपोजिट साइड म्यू है, एडजेसेंट साइड 1 है, और हाइपोटेनियस आने वाला है म्यू स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये भी होगा। तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट है साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। और अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, है ना, हो सकता है ना। चलिए इस पर आ जाते हैं। तो एफ मिनिमम अगर देखें, एफ मिनिमम अगर देखें तो एफ मिनिमम के लिए म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, यहां पर जो कॉस थीटा है इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दो, प्लस ये हो गया म्यू साइन थीटा, तो म्यू साइन थीटा कर दिया तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसी को हम लिख सकते हैं म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, इसको देखिए एडजस्ट करना है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर कैन बी 1 प्लस, देखिए मैथमेटिकली कैसे किया जाए, 1 प्लस म्यू स्क्वायर है तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो रूट ऑफ, है ना। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है ना बच्चों, इनमें डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें से डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का एडिशन मैंने करा दिया, तो ऊपर का एडिशन जो था 1 प्लस म्यू स्क्वायर ही था, लेकिन 1 प्लस म्यू स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट रूट में, इससे क्या हो जाएगा, एक चीज कैंसिल हो जाएगी और फाइनल आंसर आ गया एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर या म्यू स्क्वायर प्लस 1। इतना सारा कैसे करना है, नहीं करना है, शॉर्टकट दे देता हूं इसके। आप थोड़ा देखो ना यहां पर साइन, साइन को देखो क्या होता है, तो यहां म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का मैं साइन लिख सकता हूं, तो एफ मिनिमम देखो क्या होगा, एम जी को वैसे लिख देता हूं और म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर जो है रूट में, इसको मैं लिख देता हूं साइन। तो अभी दिमाग लगाओ जरा, मैंने इतना सारा कर दिया है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको एग्जाम के दौर पर क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरा मानना यह है कि इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूं एट सर्टेन एंगल थीटा, तो यह सब सॉल्व करने के बाद मुझे मिलने वाला है टेन थीटा इक्वल टू म्यू, एक चीज टेन थीटा इक्वल टू म्यू मिलने वाला है। तो जैसे टेन थीटा इक्वल टू म्यू आ गया, मैं एक ट्रायंगल बना दूंगा खुद का, टेन थीटा तो म्यू म्यू डिवाइड बाय 1 और हाइपोटेनियस आ गया रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और मेरा फाइनल एफ मिनिमम वाली वैल्यू है एम जी साइन थीटा, तो फाइनल मिनिमम वैल्यू है एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा है तो एम जी साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप ट्रायंगल से रिट्रीव कर सकते हो, यस ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो अभी आज के लिए यहां तक कॉन्सेप्ट ठीक चल रहा है बच्चों, तो कल के लेक्चर में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी, लेकिन आई होप अगर आप ये लेक्चर पूरी तरीके से देख लेते हो तभी आगे का लेक्चर आपको अटेंड करना है, ताकि अच्छे से अच्छे आपको वो तरीके से आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।